करीब करीब 76 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो कि यूपी बोर्ड में प्रशासनिक पद पर था और प्रशासनिक पद से रिटायर होने के बाद वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पत्नी की मौत हो जाती है और पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में सिर्फ वो है और उसकी इकलौती बेटी है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, न जाने कब कैसे उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है। बेटी की मौत हो जाती है, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, आसपास के लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं, इसका अंतिम संस्कार करूं कि ना करूं, अब आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि अब वो खुद अकेला पड़ गया है। वो सोच में पड़ जाता है। उसे लगभग 24 घंटे का समय लगता है ये डिसाइड करने में, ये सोचने में कि आगे करना क्या है। 24 घंटे के बाद ही उस शरीर के अंदर से अजीब सी स्मेल आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है और घर के अंदर ही कुछ परफ्यूम रखे हुए थे। उसने परफ्यूम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उस बॉडी की स्मेल को दबाने के लिए। उसे लगता है कि स्मेल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी। वो सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद थोड़ी ज्यादा मात्रा में परफ्यूम खरीद कर लेके आता है और परफ्यूम खरीद के लाने के बाद, क्योंकि वो आसपास के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता है, अपने घर में है, घर के अंदर बेटी है और बेटी वो भी मरी हुई है, बेड पर पड़ी हुई है। उस बेटी की साफ सफाई करता है, कभी पानी से नहलाता है, कभी साफ करता है और उसकी यही कोशिश थी कि बस ये किसी तरकीब से उसके अंदर जो शायद वो जिंदा हो जाए। उसे कुछ ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि तंत्र मंत्र में भी वो व्यक्ति पूरी तरह से विश्वास करता है। ऐसे ही पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगते हैं। वो पूरा दिन अपना एक काम करता था। पेंशन वैसे भी उसको मिलती है, उसको पैसे की कोई टेंशन है नहीं। टेंशन है तो सिर्फ इस बात की क्योंकि अब वो भविष्य में अकेला जो पड़ जाएगा। तांत्रिक से मिलता है, उससे बातचीत करता है, हो सकता है कि इसके अंदर की जो आत्मा निकली है वो वापस लौट कर आ जाए। कुछ इसी तरह की उम्मीदों के साथ वो अपनी बेटी की साफ सफाई किया करता था। 5 दिन तो गुजर जाते हैं इसी तरकीब से, लेकिन जब उसके अंदर दुर्गंध ज्यादा उठने लगती है तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। वो मुख्य द्वार का ताला लगाता है और ताला लगाने के बाद आराम से यहां से निकल जाता है और उसे अपने घर से गए हुए लगभग 4.5 महीने के आसपास बीत जाते हैं। 4.5 महीने के बाद अचानक वो दरवाजा खुलता है, खुलता नहीं बल्कि खुलवाया जाता है। अगर उसके एक रिश्तेदार ने उस लड़की को लेकर तस्दीक न किया होता, उसके बारे में जानकारी न जुटाई होती, तो शायद ही कभी केस खुलता ही नहीं, क्योंकि जो उस लड़की का शरीर था वो लगभग वो पूरी तरह से गल चुका था, कंकाल का रूप ले चुका था, लेकिन छोटा सा हिस्सा यानी कि पैर का हिस्सा बचा हुआ था। कैसे वो कंकाल निकल के बाहर आता है, कैसे ये कहानी लोगों के सामने आती है और कैसे उस 76 साल के आदमी की जो मंशा थी वो लोगों को पता चलती है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक थाना है, इसका नाम है सदर बाजार। सदर बाजार थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है जिसका है तेली मोहल्ला। तेली मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विश्वजीत विश्वास होता है। विश्वजीत विश्वास से एक व्यक्ति आकर कहता है कि आज मैंने तुम्हारे चाचा जी को यहीं पास में ही जो बेगम बाग है, बेगम बाग पर जो भैंसाली डिपो है उसके पास चाय की दुकान पे चाय पीते हुए देखा था। वहां कई ई रिक्शे वाले भी खड़े हुए थे, रिक्शे वाले खड़े हुए थे, उनके साथ खड़ा होकर वो तुम्हारा चाचा गप्पे हाँक रहा था। जैसे ही विश्वजीत ने ये बात सुनी उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, चाचा को मैंने 5 दिसंबर 2025 से नहीं देखा है, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम तो जानते ही हो हम उन्हें कितना ढूंढ रहे हैं, तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता ही नहीं चल रहा है। फोन करते हैं तो उनका फोन भी नहीं लगता है, बातचीत नहीं हो पाती है। जितनी शिद्दत से विश्वजीत ने अपने मन की बात बताई थी, क्योंकि ये उसके मन की नहीं थी, पूरी परिवार के मन की बात थी। अब उस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे भविष्य में वो दोबारा दिखाई देंगे तो मैं इस बार तुम्हें पहले से सूचना दे दूंगा और तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने भी अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा। 10 अप्रैल 2026 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वही जगह थी बेगम बाग, वही भैंसाली डिपो था और वही चाय की दुकान थी और उस चाय की दुकान की उस टपरी के आसपास कुछ लोग गप्पे हाँक रहे थे। उसी गप्पों में वो भी व्यक्ति अपना लगा हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम होता है उदय भानु विश्वास। उम्र जिसकी लगभग 76 साल के आसपास होती है। यूपी बोर्ड से वो प्रशासनिक पद से रिटायर्ड हो चुका है साल 2010 में, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है और जो उसके परिवार के फैमिली के बाकी लोग हैं उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जैसे ही विश्वजीत को ये सूचना मिलती है कि तुम्हारे चाचा यहाँ पर हैं, विश्वजीत कहता है कि इन्हें छोड़ना नहीं है, बस जहां भी जाते हैं फॉलो करना है, मैं तत्काल तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जैसे सूचना मिलती है तुरंत ही विश्वजीत वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद चाचा जी को नमस्ते करता है, पैर छू के प्रणाम करता है और कहता है कि चाचा जी आप कहाँ थे इतने दिनों तक? तो वो कहने लगते हैं कि मैं देहरादून में था। कभी बताते हैं कि वो गाजियाबाद में थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहन कहाँ है, यानी कि दीदी कहाँ है? दीदी यानी कि प्रियंका विश्वास, वो कहाँ है? अब जब दीदी के बारे में पूछता है तो कहते हैं कि उसका तो इलाज चल रहा है, तुम्हें तो पता ही है कि वो बीमार रहती है और बीमार रहने की वजह से ही मैं उसको यहाँ से देहरादून लेके चला गया। लड़के ने पूछा कि देहरादून में कहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, कोई हॉस्पिटल होगा या किसी के पास जहां भी इलाज हो रहा है?
थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बताओ। लेकिन जब चाचा से ये उसने गहराई से पूछने की कोशिश की तो वो देहरादून की जगह बदल के फिर अब गाजियाबाद हो जाती है। लेकिन गाजियाबाद के लिए भी वही सवाल थे जो देहरादून के लिए थे। आखिरकार गाजियाबाद में तुमने उसको कहाँ एडमिट किया है, और गाजियाबाद में और मेरठ में कुछ ज्यादा दूरी तो है नहीं। मुझे बताओ, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, अपनी दीदी से मिलना है, बहन से बातचीत करनी है, उसको देखे हुए मुझे काफी वक्त हो चुका है। जब उस जिद करने लगता है तो चाचा कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल परेशान मत कर, मुझे जाना है और मैं बस यूं ही चाय पी रहा था। अब विश्वजीत ने पूरा मामला एकदम से, वो अलर्ट तो था ही, उसने तुरंत ही अपनी फैमिली के बाकी सदस्यों को मैसेज दिया, फोन किया, उन्हें सूचना दी, तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम ज्यादा देर लगाई तो चाचा यहाँ से निकल सकते हैं, फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। परिवार के लोगों को जैसे ये बात पता चलती है तो परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं और विश्वजीत ने अपने चाचा उदय भानु विश्वास को वहां से हिलने भी नहीं दिया था। परिवार के लोग आ जाते हैं और बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि चाचा जी बताइए, जो दीदी हैं प्रियंका वो कहाँ हैं, उनके बारे में तुम सही सही नहीं बता रहे हो। जब लगातार बातचीत पर बातचीत कर रहे थे, सवाल पे सवाल कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि वो घर पर है। घर पर ये बात सुनने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि घर पर तुम यहाँ, वो घर पर, ये कैसे हो सकता है जब तुम घर पे हो ही नहीं, घर पर ताला लगा हुआ है। वो उन्होंने कहा कि वो आराम से सो रही है, उसे सोने दो, तुम उसे क्यों परेशान करते हो। अब घर वालों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगने लगता है कि यहाँ मामले में कुछ ना कुछ झोल है, कुछ तो बात है। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है, खुद ही अपने उस चाचा को लेकर सीधे घर पहुंच जाते हैं तेली मोहल्ले में। वहां जाने के बाद 2 कमरों का मकान होता है। पुलिस की मौजूदगी में जब उस मकान का दरवाजा खुलवाया जाता है, अभी तक तो यहाँ कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था कि क्या है क्या नहीं। ऐसा सामान्य जैसे लोग जिंदगी जी रहे थे अपने घर में रहना सहना। इस घर में पिछले कई महीनों से, खासकर 5 दिसंबर 2025 से ताला लगा हुआ था। ताला देखते थे, पीछे हट जाया करते थे, किसी ने ताका झांकी करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एकदम से उस घर के अंदर से जैसे गैस निकलती है, जैसे कोई दुर्गंध का गुब्बार निकलता है। जो निकलता है तो जितने भी लोग वहां पे थे सबके सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उस दुर्गंध में रुक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल वाली बात ही थी, जैसे घर के अंदर पहला कदम रखा जाता है तो घर के अंदर जो कूड़ा, जैसे आपने कहीं देखा होगा सड़कों के किनारे कूड़े पड़ी होती है, उसमें से दुर्गंध उठती है, कुछ ऐसे ही दुर्गंध वाला जो कूड़ा था वो पूरे घर के अंदर फैला हुआ था। पुलिस वाले मौके पर आ ही चुके थे, परिवार के लोग मौके पे थे। अब वो पुलिस ने इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वो बचते बचाते हुए उस कूड़े से अब उस घर की तलाशी लेने लगते हैं, देखने लगते हैं कि आखिरकार इस घर में क्या है क्या नहीं है, दुर्गंध का आलम क्यों है। वो पूछा गया था कि बेटी कहाँ है, तो बेटी आराम से बेड पर सो रही है। वो कौन से बेड पर सो रही है, जो उसके पास पहुंचते हैं तो वो सचमुच वहां पर तो थी, लेकिन वो अब बेटी नहीं बची थी, वो कंकाल का रूप ले चुकी थी। बेटी की उम्र लगभग 33 साल के आसपास होती है। उस बेटी का उन्होंने विवाह नहीं किया था, शादी नहीं की थी और वो अविवाहित थी। हालांकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, उसने एमसी किया था, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ था, और वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखाया करती थी, कंप्यूटर के बारे में एजुकेशन देती थी, पढ़ाती थी। अब जो इस लड़की के बारे में और पता चलता है तो इस सितंबर 2025 से अपने विद्यालय ही नहीं जा रही थी जहां पढ़ाते थे, और घर वालों को वो दिसंबर से दिखाई नहीं दे रही थी। अंतिम बार जो बताते हैं देखने वाले, कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2025 के बाद में उस लड़की को किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो जिस रूप में है वहां उसकी जो बाल हैं बाल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जो कपड़े पहने हुए होंगे वो कपड़े थे, और पैर का एक छोटा सा हिस्सा था, बाकी जो ढांचा था वो कंकाल का रूप ले चुका था, यानी कि हड्डियों का ढांचा ही बचा हुआ था। दुर्गंध का आलम कुछ इस कदर था कि जब तक दरवाजे नहीं खुले थे तब तक तो किसी को एहसास नहीं था, और जैसे दरवाजे खुल जाते हैं तो कम से कम 10 से 15-20 मिनट के बाद लोगों को यह एहसास होता है कि ये दुर्गंध पूरे इलाके में फैल जाती है। अब उस जो शरीर था, जो बॉडी थी, उसे कब्जे में लिया जाता है। अब ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसकी हत्या की है या फिर ये स्वतः ही मरी है, क्या बात है क्या नहीं। अब बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों के हर कोई जवाब जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या है। जब उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी उम्र लगभग 76 साल के आसपास है, जो कि प्रशासनिक पद से रिटायर भी हो चुका है, वो सामान्य बात नहीं कर पा रहा था। उससे फिर भी बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, ये सब क्या, क्यों किया, क्या क्या हुआ है। वो कहते हैं कि जो उनकी पत्नी है, साल 2013 में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, और जैसी पत्नी ने जीवन लीला समाप्त कर ली तो उसके बाद उसके पास एक सिर्फ बेटी ही बची थी और कोई था नहीं। पड़ोसी से उससे ज्यादा मतलब नहीं। हालांकि पड़ोस में उसके सगे भाई रहते हैं, सगे भतीजे रहते हैं, फैमिली के कई लोग रहते हैं, लेकिन उनसे वो ज्यादा मतलब रखना नहीं चाहता। ना तो उनसे मतलब रखना चाहता है, ना ही उनके घर जाना चाहता है, ना वो खुद जाता है, और ना ही वो अपनी बेटी को जाने दिया करता था। जब मीडिया ने जानने की कोशिश की कि तुम्हारी पत्नी ने जीवन लीला समाप्त क्यों की, तो इसके पीछे की कहानी निकल के आती है। साल 2010 में उसने अपने पद से रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद उसे घर पर रहना चाहिए था, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, लेकिन वो अक्सर बाहर रहता था। ये बात पत्नी को बहुत ज्यादा खराब लगती थी, और पत्नी जो इतना गुस्से में आ जाती है, यही बताते हैं कि उसने गुस्से में आके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, और इस बात का असर बेटी पर कुछ ज्यादा ही पड़ जाता है। बेटी पढ़ने में होशियार होती है, समझदार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ की मौत के बाद बेटी का जो दिमाग था वो पूरी तरह से फिर अब काम नहीं करता था। अपनी बेटी, वो माँ को लेकर बहुत ज्यादा अवसाद में रहने लगी थी, टेंशन में रहने लगी थी। वक्त का पहिया आगे ऐसे बढ़ रहा था
लेकिन इसी बीच में जानकारी ये मिलती है जब वो सितंबर 2025 से स्कूल नहीं जा रही है, और इसी की जानकारी के अनुसार जो बुजुर्ग आदमी ने बताया है कि 1 दिसंबर 2025 को उसकी बेटी की मौत हो जाती है। बेटी की मौत होने के बाद वो अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को इसलिए भी नहीं बताना चाहता था कि उसका जो मकान है अब उस पर कहीं ऐसा ना हो रिश्तेदार कब्जा कर लें। उसकी इकलौती वारिस थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो अपनी बेटी को वो एक तरह से पब्लिक के सामने वो जिंदा रखना चाहता था। वो ये नहीं बताना चाहता था कि वो मर चुकी है। जब तक वो खुद जिंदा है तब तक तो खैर कोई क्या बिगाड़ेगा, लेकिन बेटी अगर नहीं है तो कोई वारिस नहीं है, तो फिर हो सकता है रिश्तेदार उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दें। 5 दिन तक अपनी बेटी की वो बताया जाता है कि खिदमत करता है, यानी कि उसको नहलाता भी है, उसकी साफ सफाई करता है, और जो दुर्गंध आती है उस दुर्गंध से हटाने के लिए उसको परफ्यूम का भी इस्तेमाल करता है। 5 दिन तक तो उसका चलता रहता है। इसका ये सब करना, आराम से सो जाना अपनी बेटी के पास, और वो बेटी से बातचीत भी क्या करता था। लेकिन 5 दिन के बाद उसको एहसास होता है कि ये दुर्गंध ज्यादा होने लगती है, इसलिए यहां से निकलना ही पड़ेगा। बाहर जाता है, कूड़ी से खूब सारा गंदा कूड़ा इकट्ठा करता है जिसमें से दुर्गंध आ रही थी बेहिसाब तरीके की। उस दुर्गंध वाले कूड़े को पूरे घर में ही फैला देता है। उस दुर्गंध से वो जानता था कि ये दुर्गंध और जो दूसरी दुर्गंध अब बनने वाली है वो और भी ज्यादा विकराल उसका रूप होगा। तो ऐसा ना हो कि ये मिक्स हो जाए आपस में। किसी को ये दुर्गंध आती भी है तो शायद इस दुर्गंध से को लोगों को एहसास ना हो कि इस घर के अंदर कोई बॉडी पड़ी हुई है। उसने अपने घर को कुछ ऐसा चारों तरफ से पैक कर दिया था कि यहाँ ना कोई हवा आ सके, ना यहाँ की हवा बाहर जा सके। यही कारण है कि 5 दिसंबर से लेके और 2026 आ जाता है और तारीख आ जाती है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक भी लोगों को ये एहसास नहीं हुआ। दरवाजा खुला तो फिर एहसास हो जाता है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने का बस मुख्य कारण यही था, कहीं ऐसा तो नहीं है उस व्यक्ति ने अपनी बेटी की हत्या कर दी हो, या उस बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये पता चल सकेगा कि इसके पीछे की पूरी कहानी है तो है क्या यही कहानी है कि वो अपनी बेटी का इलाज करा रहा था। जब पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी को क्या बीमारी थी, क्या परेशानी थी, तो उसने कहा कि उसे जॉइंडिस हो गया था, यानी कि पीलिया हो गया था, और पीलिया को झड़वाने के लिए वो किसी तांत्रिक के पास या किसी मौलवी के पास जाता था, साथ ही किसी डॉक्टर के पास भी जाता था। वो दोनों ही काम अपना रहा था, लेकिन उसे तंत्र मंत्र में भी विश्वास था। उसे ये भी शायद उम्मीद थी कि उसकी बेटी एक दिन जिंदा हो जाएगी या नहीं होगी। ये पुलिस अब हर एक पहलू, छोटे छोटे पहलू की जांच पड़ताल कर रही है, और उसकी जो सीडीआर है उसकी सीडीआर भी निकलवाई जा रही है। उस बुजुर्ग आदमी के साथ बेटी की भी सीडीआर निकलवाई जा रही है। इन लोगों का किस किस से संपर्क था, कौन कौन इनसे बातचीत करते थे, कौन बातचीत नहीं करते थे।